मैंने भी किया था ये सब, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं। लेकिन मैंने अपनी गलतियों को पकड़ लिया और ये पकड़ने के बाद मैंने कई चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट किया, तो मेरे क्लाइंट के रिस्पॉन्स बदल गए। I think the cameraman is Moish Khan. We have seen lots of videographers, photographers we have seen, but I think we have liked your work so far. I really wanted to thank to Moish bhai to make me feel like a princess. टीम फोकस में आपका, मैंने जब पहली बार आपके ऑफिस पे आया था तब आप वर्क पे गए थे, तो मैंने आपके लिए 2 दिन वेट किया। वहाँ पे कैसा है कि वो लोग ने बात करने का और जो काम दिखाया ना, उसी से पैसा तो हर कोई खर्चता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो काम हमें चाहिए, अभी आपने कभी पैसे को मोह नहीं दिया, पैसे का सवाल वो नहीं था, लेकिन जो पैसा देने के बाद भी वो लोग का मैंने काम देखा, उनका जो वर्क था, कंप्यूटर में एल्बम्स थी और उनकी जो बात करने की रीत थी, उससे माइंड जा नहीं रहा था कि मैं उनको काम दूं। जब आप अपना नजरिया, अपने काम करने का तरीका, अपना कंफर्ट जोन आप छोड़ते हो और आपके वाई को क्लियर करते हो, तो समझ लीजिए कि आप दूसरों से 100 कदम आगे आ गए। अगर कोई पत्थर हथौड़े के 100 वार से टूटता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पहला वार बेकार था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल मैं फोटोवाला में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है और आज काफ़ी गहराई में जाने वाले हैं, हम बिजनेस के डेप्थ में जाने वाले हैं। तो मैं आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक देखें, लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर स्किप कर दिया तो पॉइंट वाइज समझ में नहीं आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप तक लाता रहता हूँ, ताकि आपको बिजनेस के आइडियाज़, बिजनेस के प्रैक्टिकल तरीके नए नए मिलते रहें ऐसी वीडियोस। मैं जो कुछ भी बातें करता हूँ वो दोस्तों हवा में नहीं करता हूँ। मेरा एक मोटिव ये रहता है कि मैं अगर जो कुछ मटेरियल आप तक पहुँचाऊँ उसमें प्रैक्टिकल सच्चाई होनी चाहिए, इसमें वास्तविकता आए बीच में। इसीलिए मैं काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पे जो वेडिंग फोटोग्राफर्स, मॉडलिंग फोटोग्राफर्स, फैशन फोटोग्राफर्स, प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स, जो कुछ भी कहें, बेबी फोटोग्राफी या मैटरनिटी शूट वगैरह, इन सब से मिल रहा हूँ और मिलकर उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जितना एक्सपीरियंस अभी तक आपने ऑन कैमरा देखा है, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने उनके साथ बैठकर ऑफ कैमरा लिया है और उसी चीज़ों को मैंने सम अप करके आज का ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिए, ताकि आपको बेहतरीन तरीका पता चले कि हम बिजनेस में अभी कहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा, वाई वी आर फोटोग्राफर्स। हम फोटोग्राफर क्यों हैं? आपको पता है कि आप फोटोग्राफर क्यों हो? क्या आप इसलिए तो फोटोग्राफर नहीं है कि कोई और आपका दोस्त कर रहा था, आपने देख लिया और आप करते हो गए? तो शायद कईयों को मैंने ये सवाल किया, उनके पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हैं कि मैं फोटोग्राफर क्यों हूं, तो मेरे पास इसका क्रिस्टल क्लियर आंसर है। मैं फोटोग्राफर इसलिए हूं क्योंकि मैं अगर किसी क्लाइंट का इवेंट कवर कर रहा हूं, उस इमेज या उस फुटेज को देखकर मेरे क्लाइंट के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, मतलब मैं किसी की हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर करके उसे हमेशा के लिए दे रहा हूं, ताकि वो जब भी वो इमेज या जब भी वो फुटेज देखे तो खुशी से इतना भर जाए, उस चीज़ों को याद करके उसकी यादें ताज़ा हो जाए, वो वापस उस वक्त में जा सके, उतनी बेहतरीन तस्वीर ले सकूं, उतना बेहतरीन फुटेज ले सकूं। इसलिए हूं मैं फोटोग्राफर। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे पास हमारे
होने की वजह हमको पता नहीं है तो हमारा आउटपुट निकल के बाहर नहीं आ सकता। फिर चाहे आपके पास गियर, इक्विपमेंट, लाइट्स कितने भी अच्छे हों, स्किल्स कितनी भी अच्छी हों, लेकिन जब तक इमोशंस नहीं होंगे हमारे खुद के वो करने के लिए, तब तक वो वाई हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हमारा वाई क्लियर हो गया उस दिन हमारा काम को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जैसे कि हम अगर वेडिंग कर रहे हैं तो वेडिंग में कई तरीके की विधियां होती हैं जो हम कवर करते हैं। तो हमें एक आदत सी पड़ी हुई है कि सिंगल कैमरा से अगर काम कर रहे हैं तो हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, एक ही फ्रेम में एक ही चीज़ की काम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर किसी की गृह शांति हम शूट कर रहे हैं या किसी की हल्दी शूट कर रहे हैं या किसी का म्यूज़िक नाइट शूट कर रहे हैं तो हम एक ही वे में, एक ही फ्रेम में, एक ही एंगल से शूट कर रहे हैं, एक ही फ्रेम बना करके। ये एक आदत बनी हुई है क्योंकि एक तरह से माइंड सेट हो चुका है हमारा दिमाग में कि एक कैमरा से एक ही चीज़ ली जा सकती है, मल्टीपल कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी अगर अलग अलग मोमेंट्स लेने हैं तो। नहीं, मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देख लिया है कि अगर सिंगल कैमरा अभी है मेरे पास तो क्लाइंट कभी भी ये नहीं चाहता कि कॉन्स्टेंटली मैं उसी विधि को देखता रहूं कुछ मिनट से ज़्यादा। तो हमको क्या करना है, उस विधि के दौरान जो जो मेन चीज़ें हैं उसको कैप्चर करते रहना है एक सिंगल फ्रेम से, और उसके दौरान में हमारी नज़र होनी चाहिए कि हमारे आसपास दूसरा और क्या हो रहा है जो हम बेहतरीन तरीके से क्लाइंट को दे सकते हैं, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें एफर्ट नहीं डालना है। यहाँ मेंटल पेन हो रहा है, दिमाग पे जोर जा रहा है, फिजिकली पेन होगा, तकलीफ होगी, वो हम नहीं कर रहे हैं। क्राउड में कोई एक ऐसा इंसान बैठा है जो फैमिली से बहुत ही बिलोंगिंग है, बहुत ही नज़दीक है। मेरा क्लाइंट चाहता है कि उसका फुटेज या उसकी इमेज मुझे मेरी एल्बम, मेरी वीडियो में मिले, लेकिन मैं उस तक नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो काफ़ी दूर है, मुझे वहां तक चलना पड़ेगा। मैंने ऐसे कई फोटोग्राफर्स देखे हैं जो क्राउड का शूट करते हैं, ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं और यहाँ से ऐसे ये पैन कर लेते हैं। देख रहे हैं, अभी आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि आपने ये सब देखा होगा। मैंने भी किया था ये सब, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी गलतियों को पकड़ लिया और ये पकड़ने के बाद मैंने कई चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट किया तो मेरे क्लाइंट के रिस्पॉन्स बदल गए। So Focus Films and Photography, and I think the cameraman is Moish Khan. We have seen lots of photographers we have seen, but I think we have liked your work so far. Yeah, absolutely. I would put 5 on 5 stars. I have seen your work. You in fact you are lying on your back when you were clicking us. So we observed that as well, that you are going to certain limits. Your enthusiasm, your input, your creativity, and I think you have done your job. Yeah, you have given your best. Thanks to the team of Focus Films and Photography, and I'm so happy to have them here. I really wanted to thank to Moiz Bhai to make me feel like a princess. टीम फोकस में आपका, मैंने जब पहली बार आपके ऑफिस पे आया था तब आप वर्क पे गए थे, तो मैंने आपके लिए 2 दिन वेट किया। मैं आया, वहाँ पे आपसे बात की, आपका काम देखा, आपसे 1-1.5 घंटा जितना बैठ के ने डिस्कस किया। आपने जो काम दिखाया, जो समझाया, वो देख के मुझे आइडिया आया था कि आप क्या काम दोगे। लेकिन जब आप यहाँ पे आए, आपने पूरा टीम के साथ सेटअप लगाया, जो कोऑपरेट किया, जो आपने हर चीज़ से हमारे को एक फैमिली मेम्बर की तरह रखा। इंशाल्लाह आगे कुछ भी मेरा रेफरेंस आपको मिलेगा और मैं हर किसी से कहूँगा कि अगर किसी को भी फ़ोटो शूट या कुछ कराना है तो मोइज भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, मैं गया था, लेकिन वहाँ पे कैसा है कि वो लोग ने बात करने का और जो काम दिखाया ना, उसी से पैसा तो हर कोई खर्चता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो काम हमें चाहिए, अभी आपने कभी पैसे को मोह नहीं दिया, पैसे का सवाल वो नहीं था, लेकिन जो पैसा देने के बाद भी वो लोग का मैंने काम देखा, उनका जो वर्क था, कंप्यूटर में एल्बम्स थी और उनकी जो बात करने की रीत थी, उससे माइंड जा नहीं रहा था कि मैं उनको काम दूं, क्योंकि
मुझे भी अच्छा काम चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका मैंने काम आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो देखा, आपने एल्बम्स दिखाई, और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, और मेरे पूरी फैमिली, जब आप साइड पे थे तो मेरे भाई लोग, मेरे अंकल लोग ने भी बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट ही बदल गए। जब आप अपना नजरिया, अपने काम करने का तरीका, अपना कंफर्ट जोन आप छोड़ते हो और आपके वाई को क्लियर करते हो, तो समझ लीजिए कि आप दूसरों से 100 कदम आगे आ गए, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं, अपने पैशन, अपने डिजायर के तरीके से देखा। आपने ये नहीं सोचा कि मुझे इसका थोड़ी पैसा मिलेगा। भाई, अगर कुछ अच्छा दे दोगे तो क्लाइंट समझेगा कि आपने कुछ अच्छा किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप बोल सकते हो कि मेरा काम कैसा था। क्लाइंट बोलेगा बहुत अच्छा था, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिए थे, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब मैंने अपने बजट में बढ़ोतरी की तो किसी भी क्लाइंट ने उसके लिए मना नहीं किया, क्योंकि तब तक क्लाइंट ये समझ चुका था कि अगर इस बजट में भी ये भाई काम कर रहे हैं तो मुझे उसी तरह का काम मिलेगा जिस तरह का मुझे चाहिए। तो हमको क्या करना है? पहला है हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, दूसरा है कि हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तीसरा है एम्प्टी योर माइंड्स। ये सब कुछ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम सब के अंदर, मतलब ये समझ लीजिए कि ये बिजनेस से रिलेटेड जो इंसान नहीं भी है, वो भी अगर ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए भी काम की चीज है। एम्प्टी योर माइंड्स। इस डब्बे को खाली कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है। हाँ, इस फोटोग्राफर ने मेरे साथ ये किया था, अब तू पकड़ में आया है, अच्छा हुआ तेरे लाइट खराब हो गई, अब तू मेरे पास मांग के देख। अच्छा, इसने मेरे साथ ये किया था, 10 साल पुरानी बात भी मुझे याद है, 5 साल पुरानी बात भी मुझे याद है। देखिए, अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो आपका कभी लगेज चेक होता है, या लगेज का वेट कभी चेक किया जाता है क्या? नहीं करते। जब एक हवाई जहाज भी होता है ना, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, कोई भी हो, लेकिन जब आप एक हवाई जहाज में, एक प्लेन में, एरोप्लेन में आप सफर करते हो तो आपका बैगेज वेट चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उड़ने के लिए उसे हल्का रहना जरूरी है, उसका एक वेट लिमिट है। अगर आपको भी उड़ना है तो आपको हल्का होना पड़ेगा। हमको अगर ऊंचाई पे उड़ना है तो हल्का होना जरूरी है, और हल्के तभी होंगे जब हम फॉरगिवनेस सीखेंगे। लीव योर नेगेटिविटी, थ्रो इट आउट फ्रॉम योर माइंड, कैच योर पॉजिटिविटी, इंप्लीमेंट योर स्किल्स, implement your cinematography, implement your photography, implement your communication skill, apply it to your business। फिर देखिए क्या कमाल होता है। क्योंकि हमने आज तक एक ऐसा बिलीव बना के रखा है दिमाग में, एक तरफ कचरा भरा पड़ा है और दूसरी तरफ ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा सब क्यों होता है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूं तो भी मेरे बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, सैचुरेशन को समझते हैं आप? सैचुरेशन एक ऐसी चीज है, मतलब एक जगह पे रुक जाना, अटक जाना। हमारे बिजनेस में सैचुरेशन आता है, हम लोग खुद लाते हैं उसे। सैचुरेशन किसे कहते हैं? जैसे हमारा बिजनेस सीजनेबल बिजनेस है, ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हर साल वेडिंग होती है, हर साल हम इवेंट्स की बुकिंग लेते हैं, हम एक अपना बजट बना करके क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट हमारे पास बुकिंग करवाते हैं, हम उनका शूट करते हैं, लेकिन हर साल एक फिगर हम अर्न कर पाते हैं, उससे ऊपर हम नहीं जा पाते। इसको सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम प्रैक्टिकली ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम खुद हमारा नुकसान किए जा रहे हैं, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश तक नहीं कर रहे। हम बस अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं आराम से, और कंफर्ट जोन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि कभी सीजन जब बहुत अच्छी गई तो बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ गए कि भाई ऑफ सीजन में कोई टेंशन नहीं है, चलो
पैसा है, कमा लिया, खाएंगे, बैठेंगे, अगले सीजन में और काम करेंगे। क्यों भाई? अगली सीजन वैसी ही होगी जैसी ये सीजन है, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सबको पता है, लेकिन कबूल किसी को नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी। जब ये सैचुरेशन आएगी, अचानक से अगली सीजन डाउन होगी, तब हक्के बक्के रह जाएंगे। अब मैं क्या करूं, मेरी इतनी लोन्स है, इतनी EMIs है, मेरे घर का इतना खर्च है, इतना पेन है, इतनी तकलीफ है, सरवाइव नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं? क्योंकि तब मैंने ये सोचा नहीं, जब मैं अच्छा कमा रहा था, कि तभी अगर मैं अपने ही फील्ड के अंदर कुछ नया कर लेता, कुछ नया इम्प्लीमेंट ले आता, अप्लाई कर लेता, तो शायद मुझे ये सोचना नहीं पड़ता। आप लोगों में से कितने बेबी फोटोग्राफी करते हैं, चाइल्ड शूट करते हैं? आप लोगों में से कितने लोग मैटरनिटी शूट करते हैं? मैंने जब अपने कलीग से या अपने सर्कल में जो फोटोग्राफर्स हैं उनसे पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग अभी तक चाइल्ड फोटोग्राफी शूट कर चुके हैं, कितने लोग मैटरनिटी शूट कर चुके हैं, 70% ने ना बोला, हम नहीं करते हैं। मैंने बोला क्यों नहीं करते हैं? तो बोले सोचा नहीं, या हमसे होगा या नहीं होगा पता नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो बोले हमारे पास क्लाइंट नहीं है। उस टाइप के क्लाइंट भी आना चाहिए ना। जब हमने वेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया था तब हम क्लाइंट ढूंढने गए थे। मैं गया था, खुद गया था। आप भी जाइए। यहां पे आपको एक बिजनेस स्ट्रेटेजी में और दे रहा हूं कि आप सामने से क्लाइंट को अप्रोच क्यों नहीं करें। जो क्लाइंट की वेडिंग हो रही है उसे एक पैम्फलेट छपवा करके दीजिए, या डिजिटल टेम्पलेट बना करके उसे व्हाट्सएप कीजिए कि सर और मैम, आई एम ऑफरिंग यू फॉर द मैटरनिटी शूट, फॉर द चाइल्ड शूट, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट विथ 10 सॉफ्ट कॉपीज विथ कलर करेक्शन। अब बताइए क्लाइंट आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? अगर आप बिगिनर है, आपका काम शुरू नहीं हुआ है, तो आप जहां शादी हो चुकी है, हो गई है, वहां पे पहुंच जाइए, उन्हें ऑफर कीजिए, सर मैं इस तरह का काम करता हूं, बेबी शूट करता हूं, मैटरनिटी शूट करता हूं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शूट करके दूंगा। वो इसलिए क्योंकि ये मेरा पहला काम होगा, मेरे पास काम नहीं है, पोर्टफोलियो बनाना है, इसलिए मुझे आप पहला अपना काम दीजिए, उसकी आपको मैं 10-15 जो भी सॉफ्ट कॉपी में खींचूंगा आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्रिंट निकलवाने के लिए मुझे दीजिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो, छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। इससे क्या होगा, आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपने पूरा एफर्ट डाल करके बेबी शूट, मैटरनिटी शूट शुरू कर दिया, तो 2-4 शूट आपने फ्री कर दिए, तो वहां से आपका रेफरेंस जाने लगेगा दूसरों के पास। जब आप एक काम के अंदर पूरी जान लगा देते हो कि इस काम को मैं कोई भी हिसाब से 100% इस तरह से करूंगा जिस तरह से दूसरे नहीं कर पा रहे, मतलब ये चीज मैं पैसों के लिए नहीं करूंगा, ये चीज मैं अपने पैशन के लिए करूंगा, अपने डिजायर के लिए करूंगा, तब देखना कि आपके काम का आउटपुट इस तरह से निकल के आएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिसकी मैंने अभी बात की वो ना तो अंडर कॉन्फिडेंस है ना तो ओवर कॉन्फिडेंस है, एकदम प्रैक्टिकल है। और जो कुछ भी मैं प्रैक्टिकली मैं खुद कर रहा हूं वही मैं आपको बता रहा हूं, ताकि जो लोगों के रिस्पॉन्स निकल के बाहर आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं खुद चौंक रहा हूं कि ये सब मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो आपको भी यही करना पड़ेगा अगर आपको टिकना है तो। देखिए जिंदगी अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना हमको आना चाहिए कि जिंदगी कभी छोटी अपॉर्चुनिटी देती है, कभी बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन कभी क्या है जिसको हम छोटी समझते हैं वो बड़ी होती है, और जिसको हम बहुत बड़ी समझते हैं वो कभी बहुत छोटी होती है। जैसे आकाश भाई का आपने सेशन देखा था, उसमें उनके लिए वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस एक साइड बिजनेस है, तो उनके लिए वेडिंग फोटोग्राफी एक छोटी अपॉर्चुनिटी है। जब हम वेडिंग फोटोग्राफी हमारा मेन बिजनेस बनाकर बैठ गए और कुछ करना नहीं है हमें, तो ये समझना पड़ेगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ईमानदारी, होनेस्टी, इसको गहराई से समझना पड़ेगा। मैं आपको इसकी गहराई तक ले जाऊंगा। आज हम इसकी गहराई पे जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर मेरी ये बात आपको अंदर टच कर गई तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके बिजनेस में आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। तो अब ऑनेस्टी के लिए हम दो चीजों को चेक करेंगे, रियलिटी और इमेजिनेशन। एक रियलिटी है कि एक क्लाइंट आपके पास आता है उसके इवेंट का अप्रोच लेकर कि भाई मेरे वहां एक इस तरह का कुछ इवेंट है, आपको कवर करना है। अब कोई भी क्लाइंट कहीं पर भी जाता है तो वो एक जगह पे नहीं जाता है, वो कई जगह घूम के आता है। अब आप देखिए रियलिटी और इमेजिनेशन का खेल, जहां पे आपकी ईमानदारी अगर परफेक्ट हुई तो वहां पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपको काम मिलने की। तो चेक करते हैं, एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने अप्रोच रखा कि मेरे वहां कुछ इस तरह का इवेंट है और उसको आपके पास कवर कराना है, तो आप क्या चार्ज करेंगे? तब आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। थॉट्स वो नहीं चल रहे हैं कि मैं इसका इवेंट कैसे कवर करूंगा, थॉट्स अलग चल रहे हैं। अगर मुझे ये असाइनमेंट मिल गया या ये कवरेज करने का ऑर्डर मुझे मिल गया तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरी इतनी EMI बाकी है, मेरी उसकी फीस करनी है, मुझे इसकी शादी करवानी है, उसका ऑपरेशन कराना है, ये सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। जबकि आपके सामने जो बैठा हुआ है उसे रत्ती भर भी ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में कितनी प्रॉब्लम है। आपके पास सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं है, उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और पढ़ना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो कोई दान करने नहीं आया है, वो आपको पैसा देने आया है अपने इवेंट कवर करवाने का। तो उसको फर्क क्यों पड़ेगा? दूसरी बात कि जब क्लाइंट कोई चीज की अप्रोच करता है उसके बजट के हिसाब से, कई बार होता है ना कि क्लाइंट ये पूछता है कि भाई आप कितने में कर दोगे, तो वो 4 जगह 5 जगह ऊपर से एस्टिमेट लेकर आया होता है। आपने भी एक एस्टिमेट दे दिया, वो काउंटर क्वेश्चनिंग करता है, फला तो ये करता है, फला तो ये करता है, फला तो इतने में करता है। आप कहोगे कि भाई नहीं मेरा तो यही रेट है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं इसमें, एक ओवर कॉन्फिडेंट, एक अंडर कॉन्फिडेंट। एक में डर भरा पड़ा है, हम पहले उसकी बात करते हैं। जो अंडर कॉन्फिडेंट है मतलब कि उसके अंदर ये डर है कि अगर मैंने एक क्लाइंट को ज्यादा पैसा बोल दिया, हालांकि उसके अंदर स्किल है, ऐसी स्किल है कि वो अगर चार्ज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन फिर भी डर के मारे कर नहीं पा रहा है। और डर ये है कि अगर ये क्लाइंट मेरे हाथ में से छूट गया तो क्या होगा। तो उस वजह से मैंने कोई भी अमाउंट में उससे डील कर ली और ऊपर से 25 तरह की ऑफर दे दी, तो फंस गया। अब आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि एक बंदा है कि क्लाइंट जैसे ही उसके वहां एंटर करता है, उसकी ऑफिस बहुत बढ़िया चकाचक, डिस्प्ले बहुत अच्छे लगे हैं, कैमरास बहुत बढ़िया है, फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने आप को बोल बोल करके इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है कि ये काम मुझे ही मिलेगा, कोई भी यहां पे आएगा वापस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा? मतलब कि आप जो देने वाले हो तो दूसरे फोटोग्राफर्स जो दे रहे हैं वो दूसरे ग्रह के तो है नहीं, वो भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, तो आपको ही काम मिलेगा, उनको क्यों काम नहीं मिलेगा? कोई एक वजह बता दो। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। आपको प्रेजेंट मोमेंट पे आपकी ऑनेस्टी दिखानी है क्लाइंट के साथ। आपको ये ऑनेस्टी दिखानी है क्योंकि अगर ये क्लाइंट मुझे ये काम दे देगा
तो मैं इसका काम करने के लिए अपना 100% डाल दूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पूरे पुश के साथ अपना काम करूंगा। मतलब कि उसके क्राइटेरिया में ऐसा फिट हो जाऊंगा कि वो खुद बोलेगा कि नहीं, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। और जब आपके अंदर ये ईमानदारी आ जाएगी ना, ये सोच आ जाएगी, मतलब ये जेन्युइन तरीका आपके दिमाग में घुस जाएगा कि आपका ध्यान अब आउटकम पे नहीं है, फोकस आपका पैसों पर नहीं है, आपके काम पर है कि मुझे बस कैसे भी तरह से ये मुझे काम अगर मिल गया, मेरे अमाउंट के अंदर, मेरे टारगेट एरिया के अंदर ये काम मुझे मिल गया, तो मैं क्लाइंट को 101% ऐसा काम करके दूंगा कि वो ना चाहकर भी मेरी तारीफ करेगा। तब आपको ये सब क्लाइंट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ईमानदारी क्लाइंट को आपकी आंखों में दिख जाएगी, क्योंकि ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ऑरा क्रिएट होता है। तब वो शक्तियां काम करती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती, क्योंकि अब आपके अंदर ईमानदारी, ऑनेस्टी है, आप उसे कुछ अच्छा देना चाह रहे हो, तो वो खुद समझ लेगा कि ये आदमी एकदम रिलायबल बात कर रहा है। दूसरी बात कि जो भी अमाउंट आपने क्लाइंट से टारगेट किया है या क्लाइंट को बोला है, अपने आप को आईने के सामने खड़ा रख करके बोलो कि मैंने इस आदमी को इस काम के इतना पैसा चार्ज किया है, तो क्या मैंने उस हिसाब से किया है कि जैसा मैं देने वाला हूं, या काम दे दिया है आपने, तो काम देने के बाद भी आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा रखें और बोले कि क्या मैंने वैसा काम दिया है क्लाइंट को जैसा मैंने उससे चार्ज मांगा था, उतना एफर्ट डाला है। क्लाइंट बोले ना बोले, आपकी आत्मा अंदर से बोलेगी कि आपने आपका 100% दिया है या नहीं दिया, ये आपकी आत्मा अंदर से बोलेगी। तब आप अपने आप को पहचान जाओगे, अपनी ब्रांड वैल्यू को पहचान पाओगे कि मेरी लेवल ऑफ रैंकिंग क्या है, मैं किस रैंक पर चार्ज कर सकता हूं। तब आपको पता चलेगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बताएगा आपने सही किया या गलत किया। और जब इतनी ईमानदारी की हद आ जाती है क्लाइंट के लिए, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है कि क्लाइंट आपको काम ना दे, क्योंकि आपकी पूरी ईमानदारी है क्लाइंट को अच्छा काम देने की, 100% आउटपुट डालने की। और आपका ध्यान आउटकम पे नहीं है, आपका ध्यान आपके काम पर है, आपके आर्ट पर है। देखिए, हम आर्टिस्ट हैं, हम कलाकार हैं, हम दुनिया को वो देते हैं जो कोई नहीं देता। मतलब हम सालों तक उनकी मेमोरी को, उनको हंसने के लिए एक रीजन दे देते हैं, सालों तक उनकी मेमोरी ऐसी कैप्चर करते हैं कि उनको हंसने के लिए एक रीजन मिल जाता है। अगर उनको पास्ट में जाना हो तो वो सिर्फ प्ले का बटन दबाते हैं और पास्ट में चले जाते हैं, और इतना खुश होते हैं मूवमेंट को देख के कि उनके पास कोई अल्फाज नहीं होते। दे वर वर्डलेस, स्पीचलेस। एक बार हुआ था मेरे साथ, मैंने एक लिमिटेड बजट में क्लाइंट का काम ले लिया, लेकिन मैंने सोचा उस ब्राइड से मैं एक वेडिंग इंटरव्यू टाइप कुछ स्पीच ले लेता हूँ। मेरे पास काफ़ी वक्त था, मैंने एक माइक्रोफोन लगाया, कैमरा ट्राइपॉड पे लगाया और उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया। तो पहले ही जब मैंने उनको अप्रोच किया इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। हर हाँ की शुरुआत ना से ही होती है, ये आपको पकड़ लेना है। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर श्री डर्बी ने बताया है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहे थे, उन्होंने ये बताया है कि मेरा सबसे बड़ा सेलिंग तभी हुआ है जब क्लाइंट ने ना बोला है ना। कमाल की बात। तो ये बुक को मैं आपको रेकमेंड करता हूं, और कई लोगों ने भी की है, मैंने खुद पढ़ी है इस बुक को, काफी गहराई तक पढ़ी है, तब जाके मैं ये बोल पाया हूं। तो श्री डर्बी ने ये कहा था कि जब क्लाइंट ने ना बोला है तब मैंने बड़ा सेलिंग किया है। तो मतलब जब मैंने इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया तो ब्राइड या ग्रूम ने मना कर दिया, एक आम बात है। मैंने उनसे कहा एक काम करते हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको जवाब देना है, अगर आपको ठीक लगे तो हम वो फुटेज रखेंगे, ना लगे तो हम डिलीट कर देंगे।
तो कैसा रहेगा? बोले ठीक है। लेकिन जब मैंने क्लाइंट से सवाल जवाब करना शुरू किया तो शायद मेरी एक्सपेक्टेशन से इतना ज़्यादा बोल गए वो, इतना ज़्यादा बोल गए कि जब उनके पिताजी ने, उनके फादर ने उस इंटरव्यू को मैंने एक ट्रीजर बना के दिया था उसके अंदर, उस ट्रीजर को जब प्ले किया उन्होंने, पहली बार मैंने जब काम डिलीवर किया क्लाइंट को और उन्होंने जब प्ले किया ट्रीजर, उसके फादर ने उस ट्रीजर को पूरा देखने के बाद वहीं पोज करके इमीडिएटली मुझे फ़ोन किया और लिटरली उनकी आवाज़ में आंसू थे। आंखों में तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ में भी आंसू थे। और उन्होंने ये बोला कि मोहिश भाई, ये एक्सपेक्टेशन मुझे बिल्कुल नहीं थी कि मेरे बच्चे के दिल में मेरे लिए इतना प्यार भरा पड़ा है, इतनी इज्जत भरी पड़ी है, जो इसने कभी मेरे सामने नहीं बोला मेरे लिए, वो सब कुछ इस कैमरा के सामने बोल दिया। आपने कैसे किया? तो जब हम फेस टू फेस मिले तो उनकी आंखों में जो खुशी के आंसू मैंने देखे, जो खुशी देखी, और आज भी जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि जब भी मैं वो फुटेज देखता हूं तो मेरे अंदर आपके लिए मान सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि आपने मुझे वो दिया है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो याद रखिए कि हमें पहले ईमानदारी उस हद तक ले जानी है क्लाइंट के लिए कि हम उसके पैसों को पूरी तरह से रिफंड कर पा रहे हैं या नहीं। रिफंड इन द सेंस के हम अपना काम उसके बराबर का, उसके तोल का दे रहे हैं या नहीं, या फिर हमारा काम नीचा है या पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उस लेवल तक आना पड़ेगा हमको, तब हम अच्छा चार्ज कर पाएंगे। और अगर अब आपका लेवल डाउन है, अब चार्ज ज़्यादा रख रहे हो, तो आप गलत ट्रैक पर हो, आपको चार्ज डाउन ले जाना चाहिए। आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है ये आपको पता होना चाहिए मार्केट के हिसाब से। हमको क्लाइंट को चीट करके नहीं, धोखा दे के नहीं, छाती ठोक के पैसा लेना है, लेकिन ईमानदारी से। ईमानदारी की वो हद तक जाना है जिस हद तक आज तक हम गए नहीं। बेस्ट सेलर जेफरी जब भारत आए थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तब कहा था कि अगर आप टैलेंटेड हो और मेहनती भी हो तो आप किंग हो, अगर आप सामान्य बुद्धि रखते हो और मेहनती हो तो आप प्रिंस हो, और अगर आप टैलेंटेड हो और मेहनती नहीं हो तो आप बेकार हो। ये तीन चीज़ें बहुत कुछ कह जाती हैं अपने आप में, क्योंकि जब बिजनेस के अंदर इसको अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए एडिसन ने कहा था कि जीनियस मतलब 99% मेहनत और 1% इंस्पिरेशन। देखिए, कॉन्फिडेंस एक क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस सब कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस एक क्वालिटी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि क्लाइंट का काम मुझे मिल जाएगा और मिल ही जाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं मिलेगा इसका तो मुझे काम मिलेगा ही नहीं, ये अंडर कॉन्फिडेंस है। लेकिन ईमानदारी की हद से अगर हम उस काम को हासिल करना चाहें, इसमें आप अपना 100% डालना चाहें, उससे परफेक्ट कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक क्वालिटी है, क्योंकि कुछ लोगों में क्या होता है, कॉन्फिडेंस है, क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है, स्किल नहीं है, स्किल है, एटीट्यूड नहीं है। तो इन सब को एक साथ में कॉम्बिनेशन बना के हमें क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस कहीं एस्टैब्लिश्ड होता है। ना ज़्यादा डर जाना है, ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना है। कभी क्या होता है ना कि क्लाइंट आ जाता है हमारे सामने और बोल देता है कि भाई मुझे इस तरह का इवेंट कवर करवाना है, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस की चीज़ हो जाती है कि भाई ये काम मुझे ही मिल जाएगा, मेरे पास से तो कभी क्लाइंट रिटर्न जाता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेक्टेशन का पहाड़ खड़ा हो जाता है कि अगर ये क्लाइंट का काम मुझे मिल गया तो मेरी ये नीड पूरी हो जाएगी, इससे ये कर लूँगा, उससे वो कर लूँगा। और अगर वो काम हमें नहीं मिला तो क्या होगा, हमारे जो ड्रीम्स थे, हमारे जो सपने थे, उस आने वाले पैसों से वो टूट के चूर चूर हो जाएंगे। तो ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है, ना अंडर कॉन्फिडेंस में रहना है। हमें ओवर कॉन्फिडेंस को और अंडर कॉन्फिडेंस को खींच करके सेंटर में लाना है और उसको ऑनेस्टी के थ्रू प्रेजेंट करना है। ना पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, हमको प्रेजेंट के बारे में सोचना है। लाइफ को हमने खुद ही इतनी सिंपल चीज को इतनी टिपिकल बना के रखी है, इतनी टफ बना करके रखी है कि आज हमें चैन से नींद तक नहीं आती। जो लोग ये समझते हैं कि ये क्लाइंट
मुझे ही काम देगा, ये काम मुझे ही मिलेगा, कैसे भी करके इसके पास से मुझे इतने पैसे मिल ही जाएंगे और मैं इससे ये कर लूँगा। ये सब क्या है? अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग। हमको ईमानदारी की हद तक जाना आ गया, क्लाइंट को उसका 100% रिफंड देना आ गया, तो याद रखिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो एक दिन जरूर आएगा, वो एक दिन तभी आएगा जब आप उस एक दिन को लाने के लिए तैयार होगे। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक राजा था, वो राजा ने क्या किया कि एक बार प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है, प्रजा किस तरह से उसके काम के ऊपर से रिएक्शन देती है, ये उसे जानना था। तो उसने क्या किया कि गांव का एक रास्ता था जहां जो एंट्रेंस था वो काफ़ी नैरो था, और नैरो रास्ते के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया जहां से आने जाने में तकलीफ हो। तो कई लोग आते गए जाते गए, वहां से आते गए जाते गए। राजा साइड में खड़ा रह करके चुप करके देख रहा था ये सब कुछ लोगों ने राजा को कोस कोस के गालियां दी, कुछ लोगों ने ये कहा कि एक कैसा शासन है, उसके शासन को गालियां दी, उसके प्रशासन को गालियां दी। मतलब किसी ने भी उसे गाली देने में बाकी नहीं रखा। राजा ये सब कुछ खड़े खड़े साइड में देख रहा था। अचानक से एक सब्जी वाला आता है, उसने देखा रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, ये तो सबको तकलीफ देगा आने जाने में। वो भी चाहता तो गाली दे करके जा सकता था, क्योंकि कईयों ने तो रास्ते भी बदल लिए थे, उस पत्थर की वजह से रास्ता भी कईयों ने तो बदल लिया था। लेकिन इस सब्जी वाले ने क्या किया, अपने सब्जी का टोकरा नीचे उतारा और उस पत्थर को धक्का देने लगा, और वो तब तक धक्का देता रहा, तब तक धक्का देता रहा जब तक वो पत्थर हट नहीं गया। जैसे ही वो पत्थर हटा तो नीचे एक चमत्कार था। पत्थर के नीचे राजा ने एक सोने की मोहरें भरी हुई पोटली रखी हुई थी और एक लेटर रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, पत्थर हटाने वाले को इनाम। समझ रहे हैं? वो पत्थर क्या है? हमारे मेंटल बैरियर्स, हमारे नेगेटिव थिंकिंग, हमारी अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग, ये सब हमारे वो पत्थर हैं जिसे हटाने हैं। जिस दिन इस पत्थर को हमने हटा दिया, उस दिन वो सोने की मोहर भरी हुई पोटली हमारे हाथ में आ जाएगी। जय हिंद।